हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निहाल और इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो मूल ढांचे की संकल्पना है, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसकी धारणा को हम समझेंगे और ये कैसे डेवलप हुई, कैसे इसका विकास हुआ धीरे धीरे संविधान संशोधनों द्वारा, और जो वाद विवाद हुए सुप्रीम कोर्ट और यूनियन संघ क्षेत्र में आपस में क्या विवाद हुआ और उनसे क्या रिजल्ट, क्या परिणाम निकल के आए, जिससे इसकी संकल्पना, जिससे इसकी धारणा को मजबूती मिली और संविधान के मूल ढांचा इस समय कैसा है, इसको हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांतों की धारणा, है ना। संविधान का मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, और हम दो तथ्यों को जांचेंगे और परखेंगे। क्या मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं? अगर किए जा सकते हैं तो संसद की विधायी शक्तियों की सीमा क्या है, मतलब संसद जो है पार्लियामेंट, उसको तो संसद की विधायी शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर ये है पार्लियामेंट हमारी और यहाँ पे सभी नेतागण बैठे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा 368 है उसके तहत इसको वो कितना परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उसमें कितना चेंजेस ला सकते हैं, क्या उसकी कोई सीमा है? संसद की विधायी शक्तियों की सीमा है, अगर है तो वो कितनी है? क्या वो उसके मूल ढांचे को भी परिवर्तित कर सकती है, मतलब कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या विधान शक्तियां, विधायिका क्या मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर सकती है? तो इन तथ्यों की जांच करेंगे। चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 जो 368 है के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। शंकरी प्रसाद मामले में जो 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, है ना। तो ये पहला संशोधन अधिनियम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या था इसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या कहा गया था? अनुच्छेद 31 जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार को वर्णित करता है, इस आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। संपत्ति के अधिकार में ये रिस्ट्रिक्शंस और ये रोक क्यों लगाई गई थी, इसका जवाब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा उस समय की भूमि सुधार व्यवस्थाओं पर। आजादी के बाद देश में भूमि सुधार होना अति आवश्यक था, इसीलिए एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में गठित की गई। उस समय की जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था, कृषि उपज को बढ़ाना था और समाज में समानता लाना था, क्योंकि उस समय जो जमींदार होते थे उनके पास अत्यधिक भूमि होती थी, उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। तो इस संशोधन अधिनियम के थ्रू उस संपत्ति पर लिमिट लगाई गई कि कोई भी व्यक्ति अपने पास कितनी संपत्ति रख सकता है। 2 आर्टिकल में संशोधन किया गया और 2 नए आर्टिकल लाए गए हैं, 31 बी और आर्टिकल 19(1) जी। तो 31 ए क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति की सीमा का निर्धारण जो है वहां की राज्य सरकार डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी और नियम बनाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति कितनी भूमि और कितनी संपत्ति रख सकता है, और अगर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण राज्य सरकार करती है तो उसको मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। इसी संविधान संशोधन अधिनियम को शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 के केस में संवैधानिक वैधता पर इसकी तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में 368 अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। मौलिक अधिकार में मतलब कि संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधिया कानून ही आते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लॉ बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी उसका
परिणाम यह निकलता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि आर्टिकल 13 जो है वो सामान्य कानून पर ही लागू होता है, ऑर्डिनरी लॉज पर लागू होता है, बल्कि संविधान संशोधन पर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उन पर लागू नहीं होता है, बल्कि केवल ये ऑर्डिनरी लॉ पे लागू होता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि संशोधन के थ्रू मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संशोधित किए जा सकते हैं, संशोधित कर सकता है। कौन कर सकता है? हमारी विधायिका संसद है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मामले में निकल कर आया। लेकिन गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल दी। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें नवी अनुसूची में राज्य की द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, मतलब कि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो इनमें कटौती कर सकती है सरकार, ना ही भौतिक अधिकारों को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसीलिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है, ऐसा गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वें संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया 1971 में। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन कर दिया, मतलब कि जो रूट कॉज थी उसको ही समाप्त करने के लिए मेन अनुच्छेद 13 और 368 में ही संशोधन कर दिया संसद ने, और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के मौलिक अधिकारों को सीमित करने तथा किसी भी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की भी शक्तियां हैं। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा जो अधिनियम जो संशोधित करके लाया गया है वो अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 13 के बाहर का ये कार्य रहेगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट ओवर रूल कर दिया, मतलब कि अब पोजीशन इन्होंने बदल दी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी। 24वें संशोधन अधिनियम जिसमें 368 और आर्टिकल 13 में संसद ने चेंज कर दिया था कि हम फंडामेंटल राइट्स को भी बाधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी भी अधिकार को वापस ले सकती है। ये आर्टिकल 24 को इन्होंने बहाल रखा केशवानंद भारती मामले में, अथवा किसी सरकार को वापस ले सकती है, किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना। तो सबसे पहले संविधान की मूल संरचना का प्रादुर्भाव किस मामले में हुआ? तो वो था केशवानंद भारती मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार, जो संसद के अधिकार हैं, उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। मतलब संसद मूल संरचना को बदल नहीं सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। मतलब कि आप संविधान के मूल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, ऐसा पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 39वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसका एक प्रावधान ही रद्द कर दिया। जो पीएम और लोकसभा अध्यक्ष जो लीडर थे उनके चुनावी विवादों को सभी न्याय क्षेत्रों से सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। तो उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मूलभूत ढांचे पर जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर
सभी के लिए विधि समान होगी, ऐसे पर ये चोट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को ये हानि पहुंचाता है। पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में, अब फिर से देखिए प्रतिक्रिया आ गई संसद ने अपने को हीन पाते हुए इसकी प्रतिक्रिया में 42वां संविधान संशोधन 42 संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अब संसद ने अपने आप को ग्रेटर बनाने के लिए, सुप्रीम बनाने के लिए कह दिया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई अगर संविधान संशोधन होता है तो न्यायालय में चुनौती, कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों से जुड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में ही क्यों ना संशोधित किया गया हो। तो ऐसा 42वें संविधान संशोधन में संसद ने अधिनियम पारित कर दिया। अब देखिए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया। अब फिर देखिए, इन्होंने उधर से अपनी सुप्रीम बढ़ाई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको फिर से इसे वॉइड, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। कैसे घोषित कर दिया? क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू है, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्पेशलिटी है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी? चूंकि संविधान संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। बात समझ रहे हैं? इन्होंने व्यवस्था दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये आलोचना की कि आप इसे निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकते। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। जो सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है कि आपको सीमित शक्तियां हैं, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता है कि आप अपनी सीमा को सुप्रीम लेवल तक नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा संसद से कहा गया। दूसरे शब्दों में, संसद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती है। ऐसा किस मामले में कहा गया? मिनर्वा मिल्स मामले में। मिनर्वा मिल मामले में इसको अमान्य घोषित कर दिया और ये व्यवस्था दी गई, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को सुस्पष्ट कर दिया कि एक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। पहले केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई, जो कि मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात है ये केस। तो इसमें मूलभूत ढांचे के तत्व कौन कौन से? राज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार होनी चाहिए, है ना। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये भी मूल संरचना है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान का संघीय चरित्र, ये भी एक मूल संरचना है। भारत की संप्रभुता एवं एकता, ये मूल संरचना है, किसी के अधीन नहीं होगा भारत के भविष्य में भी। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी मूल संरचना है, संविधान की मूल अवधारणा है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, ये भी मूल संरचना के अंतर्गत का तत्व है। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम, तो ये जो 9 पॉइंट्स थे, ये केशवानंद भारती मामले ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मूल तत्व माना। दोबारा इंदिरा गांधी और नेहरू मामले में, जो कि 1975 में चुनावी मामले के नाम से विख्यात है, जिसमें पीएम और लोकसभा के लीडर को जो है सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों से पृथक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या परिणाम दिए? भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता होनी चाहिए, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कानून की सरकार होनी चाहिए, लोगों की सरकार नहीं, अर्थात कानून का शासन होना चाहिए, और न्यायिक समीक्षा, किसी भी न्याय को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो कि लोकतंत्र में बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।